आज है 12 फरवरी गुरुवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने सिख अलगावदी पन्नून की हत्या की साजिश में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं हमारे पड़ोस बांग्लादेश में सियासी समीकरण बदल गए हैं और तारिक रहमान अब सत्ता संभालने की कगार पर हैं। भारत के भीतर उत्तराखंड के कोटद्वार से एक दिल छू लेने वाली कहानी आई है, जहां मोहम्मद दीपक नाम के एक शख्स ने नफरत के शोर में इंसानियत की आवाज़ बुलंद की है। इसके अलावा राफेल डील पर उठते सवाल और अरुंधति रॉय द्वारा बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के बहिष्कार पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं अमेरिका से आई बड़ी खबर के साथ। द हिंदू और अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के मुताबिक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने शुक्रवार 13 फरवरी 2026 को न्यूयॉर्क में एक सिख अलगावदी की हत्या की साजिश रचने का जुर्म कबूल कर लिया है। 54 वर्षीय गुप्ता ने मैनहट्टन की अदालत में जज सारा नेटबन के सामने सुपारी देकर हत्या कराने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के आरोपों को स्वीकार किया। इन गंभीर आरोपों के तहत उन्हें अधिकतम 40 साल तक की जेल हो सकती है। गुप्ता को जून 2024 में चेक गणराज्य से अमेरिका लाया गया था और वे तब से ब्रुकलिन जेल में हैं। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि गुप्ता ने एक भारतीय सरकारी अधिकारी के साथ मिलकर गुरपतवंत सिंह पन्नून को मारने की साजिश रची थी। हालांकि भारत सरकार ने ऐसी किसी भी साजिश से खुद को अलग बताया है और कहा है कि यह उनकी नीति के खिलाफ है। यह मामला भारत और अमेरिका के कूटनीतिक संबंधों के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित हो रहा है। अब चलते हैं बांग्लादेश, जहां राजनीति ने एक नया मोड़ लिया है। 12 फरवरी 2026 के आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके साथ ही पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान देश की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। रहमान 17 साल के लंबे निर्वासन के बाद लंदन से ढाका लौटे हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने नंगे पैर अपनी जमीन को छूकर एक भावुक संदेश दिया। 60 वर्षीय रहमान पर शेख हसीना सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और पाकिस्तान परस्त होने के आरोप लगे थे, लेकिन अब भारी जनादेश के साथ उनकी वापसी हुई है। हालांकि उनकी राह आसान नहीं है। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी का दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनना और भारत के साथ बिगड़े रिश्तों को सुधारना उनकी सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है, जो नई शुरुआत का संकेत है। इसी चुनावी जीत के साथ बीएनपी ने भारत के सामने एक बड़ी मांग रख दी है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार बीएनपी ने भारत से साफ कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजा जाए ताकि उन पर बांग्लादेश में मुकदमा चलाया जा सके। पार्टी के वरिष्ठ नेता सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि हम भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, लेकिन ये बराबरी की शर्तों पर होनी चाहिए। आपको याद होगा कि अगस्त 2024 में जन विद्रोह के बाद हसीना भारत आ गई थी और बांग्लादेश के एक ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। बीएनपी का मानना है कि हसीना का प्रत्यर्पण दोनों देशों के रिश्तों की असल परीक्षा होगी। अब बात करते हैं समाज के उस पहलू की जो उम्मीद जगाता है। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने उत्तराखंड के कोटद्वार की एक घटना का विश्लेषण किया है। 26 जनवरी को जब वहां सांप्रदायिक तनाव था, तब एक भीड़ ने 71 साल के एक मुस्लिम दुकानदार को धमकाया। तभी वहां मौजूद एक युवक ने विरोध किया। जब भीड़ ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मोहम्मद दीपक ये सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि एक नैतिक बयान था। उसने ये संदेश दिया कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए धर्म की दीवार जरूरी नहीं है। इस घटना के बाद दीपक को भारी कीमत चुकानी पड़ी। उनके जिम के सदस्य कम हो गए और उन्हें धमकियां मिली, लेकिन दीपक का ये कदम बताता है कि नफरत के माहौल में भी इंसानियत को चुनौती देने वाला साहस जिंदा है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी पहचान धर्म से तय करते हैं या इंसानियत से। अगली खबर दिल्ली से है, जो न्याय व्यवस्था की धीमी रफ्तार पर सवाल खड़े करती है। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दंगों के 6 साल बाद सीबीआई ने 23 साल के फैजान की मौत के मामले में 2 पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। फरवरी 2020 का वो वीडियो शायद आपको याद हो, जिसमें पुलिस वाले घायल मुस्लिम युवकों को घेरकर लाठियों से पीट रहे थे और जबरन राष्ट्रगान गाने को कह रहे थे। इसी घटना में फैजान की मौत हो गई थी। फैजान की मां किस्मत उनका कहना है कि वीडियो में कई पुलिस वाले थे तो सिर्फ 2 को क्यों पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे मरने से पहले सबको सजा नहीं मिली तो मेरी आत्मा उन्हें नहीं छोड़ेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे हेट क्राइम माना था। यह मामला दिखाता है कि जब आरोपी खाकी वर्दी में हो तो इंसाफ का पहिया कितना धीरे घूमता है। रक्षा सौदों की दुनिया से एक बड़ी खबर है जो सरकारी दावों की पोल खोलती है। द वाया में राहुल बेदी लिख रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय ने 114 और राफेल जेट खरीदने को मंजूरी दी है, लेकिन गहराई से देखें तो ये भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया की नाकामी है। 2007 में 126 विमानों की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसे 2016 में रद्द कर सिर्फ 36 विमान खरीदे गए थे। तर्क दिया गया था कि यह इमरजेंसी है। अब 10 साल बाद सरकार
सरकार फिर से 114 विमान खरीदने जा रही है। विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि अगर पुरानी डील रद्द नहीं होती तो आज भारत के पास अपना राफेल बेड़ा होता और मेक इन इंडिया के तहत तकनीक भी मिलती। अब कम विमानों के लिए कई गुना ज्यादा पैसा खर्च होगा और भारत का पार्टनर कौन होगा, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। एक और सरकारी आदेश चर्चा में है। इस बार मुद्दा राष्ट्रगीत वंदे मातरम का है। द हिंदू में वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस आदेश का विश्लेषण किया है जिसमें सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाने को कहा गया है। हेगड़े का मानना है कि यह आदेश संवैधानिक रूप से गलत है। 1937 में कांग्रेस ने फैसला लिया था कि वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद जो देश की मिट्टी और हवा की तारीफ करते हैं उन्हें ही राष्ट्रगीत माना जाएगा। बाद के छंदों में हिंदू देवियों की स्तुति है जिसे एक बहुधार्मिक देश में किसी पर थोपना अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि देशभक्ति के नाम पर किसी को उसकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कश्मीर से मानवाधिकार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बारामूला में एक कश्मीरी ट्रक ड्राइवर वसीम अहमद मीर की हत्या के मामले में केस दर्ज किया है। वकीलों का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में सुरक्षा बलों के खिलाफ आयोग द्वारा दर्ज किया गया ये पहला ऐसा मामला है। फरवरी 2025 में सुरक्षा बलों ने वसीम के ट्रक पर गोलियां चलाई थी जिससे उनकी मौत हो गई थी। सेना ने इसे भागने की कोशिश बताया था जबकि परिवार का दावा है कि वसीम निर्दोष थे और सेब की पेटियां ले जा रहे थे। आयोग ने वकील तमन्ना पंकज की शिकायत पर यह कदम उठाया है जिसे पहले फर्जी मुठभेड़ की श्रेणी में रखा गया था। अब बात शिक्षा और समाज की, क्या हम पढ़ना भूल गए हैं? स्क्रोल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने एक चुभने वाला सवाल उठाया है। उनका कहना है कि भारत में पढ़ने की संस्कृति खत्म हो रही है। आज की पीढ़ी वीडियो और रील्स देखकर सब कुछ जान लेना चाहती है। उन्होंने इसे निष्क्रिय उपभोग कहा है। छात्र अब मूल किताबें पढ़ने के बजाय परीक्षाओं के लिए सिर्फ समरी या रटे रटाए जवाब चाहते हैं। अपूर्वानंद मानते हैं कि यह सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि हमारे लोकतांत्रिक चरित्र का संकट है। जब हम पढ़ते नहीं हैं तो हम मौलिक सोच और अभिव्यक्ति का तरीका भी खो देते हैं। भाषा सिर्फ सूचना का जरिया बनकर रह गई है और पुस्तकालय अब ज्ञान के मंदिर नहीं बल्कि परीक्षाओं की तैयारी के बाड़े बन गए हैं। गांवों की तरफ रुख करें तो मनरेगा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। द हिंदू की रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश के 2 गांवों बंदरुगुडेम और अंपापुरम का हाल बताया गया है। मनरेगा की जगह लाए जा रहे नए कानून को लेकर जमीन पर अलग ही हकीकत है। जहां एक गांव में लोगों को भरपूर काम मिल रहा है और विकास दिख रहा है, वहीं दूसरे गांव में मजदूरों को साल में 30 दिन का काम मिलना भी मुश्किल है। विपक्ष का आरोप है कि नए कानून से काम मांगने का कानूनी अधिकार खत्म हो जाएगा और यह पूरी तरह प्रशासन की दया पर निर्भर हो जाएगा। लेकिन गरीब महिलाओं के लिए ये कानूनी बहस मायने नहीं रखती। उनके लिए सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या कल उन्हें काम मिलेगा। ये रिपोर्ट दिखाती है कि नीतियां दिल्ली में बनती हैं लेकिन उनका असर हर गाँव में अलग होता है। खेल के मैदान से रविचंद्रन अश्विन ने एक दिलचस्प सलाह दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच से पहले अश्विन ने भारतीय बल्लेबाजों को आगाह किया है। मुद्दा है पाकिस्तानी गेंदबाज उस्मान तारिक का रुक कर गेंदबाजी करने वाला एक्शन। अश्विन ने सलाह दी है कि अगर तारिक गेंद फेंकने से पहले ज्यादा देर रुकते हैं तो बल्लेबाज को विकेट से हट जाना चाहिए। अश्विन का कहना है कि नियमों के मुताबिक बल्लेबाज ऐसा कर सकता है और इससे गेंदबाज पर दबाव बनेगा। उन्होंने ये भी मांग की है कि ICC को तारिक के एक्शन की जांच करनी चाहिए कि क्या वो 15 डिग्री की कानूनी सीमा के अंदर है। यह मैच में एक नया रोमांच जोड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मुश्किलें बढ़ रही हैं। CNN की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप जो पहले अजेय लगते थे अब अदालतों और अपनी ही पार्टी के भीतर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनकी मनमानी पर न्यायपालिका ने कई बार रोक लगाई है। उधर यूरोप में जर्मनी ने अमेरिका को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में साफ कहा कि अमेरिका अपना वैश्विक नेतृत्व खो चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि यूरोप को अब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय खुद खड़ा होना होगा। मर्ज ने पुष्टि की कि वे फ्रांस के साथ मिलकर एक यूरोपीय परमाणु निवारक यानी न्यूक्लियर डिटरेंट बनाने पर विचार कर रहे हैं। और अंत में कला और राजनीति के टकराव की खबर। प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने ये कदम जूरी अध्यक्ष विम वेंडर्स के उस बयान के विरोध में उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्मकारों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अरुंधति रॉय ने इसे शर्मनाक और अनैतिक बताया है। उन्होंने कहा कि जब गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो रहा हो तब कला की तटस्थता की बात करना उस अपराध पर पर्दा डालने जैसा है। रॉय ने अपनी फिल्म फेस्टिवल से वापस ले ली है और कहा है कि अगर आज कलाकार नहीं बोलेंगे तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। उनका यह फैसला वैश्विक मंच पर एक साहसिक प्रतिरोध के रूप में देखा जा रहा है। तो ये थी आज की वो खबरें और विश्लेषण जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें सोशल मीडिया पर दे सकते हैं। हरकारा अब व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। हरकारा के साथ जुड़े रहें जहां शोर कम और रोशनी ज़्यादा है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।